सो हेलो गाइस, दिस साइड ओमकार कदम। आज वापस हमारे मैराथन सीरीज़ में आते 12th का ही लेक्चर रिकॉर्ड करने वाला हूँ मैं आज। दैट इज़ इकोनॉमिक्स का सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो है हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स का थर्ड चैप्टर, दैट इज़ डिमांड एनालिसिस। ठीक है, हम चैप्टर के बारे में देखेंगे। चैप्टर का नाम क्या है? डिमांड एनालिसिस। डिमांड अभी नॉर्मल टर्म्स में डिमांड मतलब क्या? अभी मैराथन लेक्चर रहने वाला है, सो मैं इन डेप्थ नहीं जाऊँगा। जितना ओवरव्यू ले पाऊँगा मैं उतना ओवरव्यू लेके दूंगा आपको। ठीक है, अब बेसिकली डिमांड मतलब क्या होता है? जो भी चीज़ों का हम डिज़ायर करेंगे, ठीक है, जो भी हमारी इच्छा है, ठीक है। डिमांड का मतलब क्या है? डिज़ायर बैक्ड बाय विलिंगनेस टू परचेस। तो अभी डिज़ायर है, आपकी इच्छा हो गई है कोई चीज़ लेने की, ठीक है। कोई भी डिमांड आपका जो डिज़ायर है, इच्छा, कोई चीज़ लेने की आपको इच्छा हो गई है, तो आपको परचेस करने की भी इच्छा चाहिए। ये नहीं कि बस देख लिया लेना है और परचेस नहीं कर सकते। परचेस करने की भी इच्छा चाहिए, साथ ही साथ एबिलिटी टू पे होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, आपने कोई चीज़, एक अच्छी बड़ी गाड़ी देखा, समझो एक कोई लैम्बोर्गिनी देखा, कोई तो बड़ी अच्छी गाड़ी देखा, ठीक है, और आपको डिज़ायर हुआ कि हाँ मुझे परचेस करना है। बट अभी एज ए मिडिल क्लास, अब मैं खुद भी मिडिल क्लास हूँ, ठीक है, वो गाड़ी अपना खरीदना थोड़ा मुश्किल रहेगा। सो इसको हम डिमांड नहीं बोल सकते। जब तक अपनी एबिलिटी टू परचेस नहीं होती है तब तक हम उसे डिमांड नहीं बोल सकते हैं। इज़ दैट क्लियर? ठीक है, अभी लेट्स सी। ये तो अपना बेसिक था डिमांड का। अभी आगे हम देखेंगे डिमांड मतलब क्या है। ठीक है, इंट्रोडक्शन दिया है। इंट्रोडक्शन में पूरा यूटिलिटी का पार्ट है, जो लास्ट चैप्टर में देखा था यूटिलिटी, उसका मीनिंग क्या है क्या नहीं है वो सब पार्ट दिया है यूटिलिटी का। ठीक है, यूटिलिटी मतलब क्या? वांट सेटिस्फाइंग पावर, कमोडिटी की। जो भी कमोडिटी है वो अपना जो अपना सेटिस्फाई कर सकते हैं हमें, हमारी पावर, वांट सेटिस्फाइंग पावर जो उसके पास है उसे हम यूटिलिटी बोलते हैं। वो अलग से हम लेक्चर रिकॉर्ड करेंगे उसके बारे में। क्लियर है? लेट्स टॉक अबाउट डिमांड। डिमांड मतलब क्या? डिज़ायर प्लस विलिंगनेस टू परचेस, परचेस करने की इच्छा भी होनी चाहिए। डिज़ायर प्लस परचेस करने की इच्छा और एबिलिटी टू पे, ठीक है, पे करने की भी अपनी एबिलिटी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, अभी डेफिनेशन दिया है डिमांड के बारे में। अभी डिमांड क्या बोला है? अकॉर्डिंग टू बेनहेम, द डिमांड फॉर एनीथिंग एट अ गिवन प्राइस इज़ द अमाउंट ऑफ इट विच विल बी ब्रॉट पर यूनिट ऑफ टाइम एट द प्राइस। ठीक है, हमको अलग से डेफिनेशन डिमांड का वो हमको लर्न करना है, ये नहीं करेंगे। ठीक है, जस्ट फॉर कैजुअली रीड कर दिया मैंने। अब डिमांड क्या है? ये एक रिलेटिव कंसेप्ट है, डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। ठीक है, हर इंसान की डिमांड कुछ अलग अलग होती है, सो इट्स अ रिलेटिव कंसेप्ट। नेक्स्ट, डिमांड इज एसेंशियली एक्सप्रेस्ड विथ रेफरेंस टू टाइम एंड प्राइस। डिमांड एक्सप्रेस कैसे किया जाता है? टाइम और प्राइस को लेके। ठीक है, किस वक्त आप कोई चीज़ परचेस करना चाह रहे हो। जैसे मुझे एक बाइक खरीदना है, तो बाइक मैं कब खरीदने वाला हूँ और उसका प्राइस कितना है, इसके ऊपर अपना डिमांड चलता है। क्लियर है? नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे डिमांड शेड्यूल के बारे में। सो व्हाट डू वी मीन बाय डिमांड शेड्यूल? उसमें दो टाइप्स है, एक है इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और एक है मार्केट डिमांड शेड्यूल। इट्स ऑलमोस्ट वन एंड द सेम। ठीक है, अभी देखेंगे इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल क्या है। इंडिविजुअल डिमांड इज दैट क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी डिमांडेड बाय कंज्यूमर एट अ गिवन प्राइस। क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी डिमांडेड बाय अ कंज्यूमर एट अ गिवन प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। एक गिवन प्राइस पे और एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम पे वो कितना क्वांटिटी डिमांड कर रहा है। ठीक है, मैं डायरेक्ट टेबल पे आ जाता हूँ। सी, ये अपना कम्युनिटी था, प्राइस ऑफ द कम्युनिटी। अभी कोई कम्युनिटी मतलब कोई भी चीज़ हो सकता है, उसका प्राइस 10 से लेके कितना गिर गया। डिमांड में हमने एक बेसिकली क्या पढ़ा था? इन्वर्स रिलेशनशिप है डिमांड में। अगर प्राइस बढ़ गए तो डिमांड घट जाता है। ठीक है, कोई भी चीज़ आपको परचेस करना है, आपने देखा उसका प्राइस बहुत बढ़ गया है, तो अपनी इच्छा नहीं होती फिर वो। अगर प्राइस बढ़ा है तो अपनी इच्छा नहीं होती, बराबर। और प्राइस घट गया होगा तो हम तुरंत वो परचेस करने के लिए जाते हैं, राइट। सो इन्वर्स रिलेशनशिप है, मतलब उल्टा रिलेशनशिप है। प्राइस अगर बढ़ा तो डिमांड घटेगा और प्राइस अगर घट गया तो डिमांड हमारा बढ़ेगा। इज़ दैट क्लियर? सेम कंसेप्ट है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे सेम कंसेप्ट है। सी, यहाँ पे 10 से लेके प्राइस गया 8 पे, मतलब डिमांड प्राइस क्या हुआ? घट गया। सो क्वांटिटी डिमांडेड से क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ गई। फिर 10 से लेके प्राइस उतरते उतरते गया 2 पे। ठीक है, सो हमारा डिमांड कितना गया? 1 से लेके गया 5 पे। इज़ दैट क्लियर? और जब हमारा प्राइस एंड एज वेल एज क्वांटिटी डिमांडेड जब सेम लेवल पे आएगा, जैसे यहाँ पे 4 पे हुआ है, प्राइस कितना है कमोडिटी का? 4, और डिमांड भी कितना है? 4। जब सेम आएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? इक्विलिब्रियम। ठीक है, वो इक्विलिब्रियम पोजीशन है जहाँ पे सब कुछ परफेक्ट है। ठीक है, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल कर्व वो भी ऑलमोस्ट सेम है, इंडिविजुअल डिमांड का भी सेम ही जाता है। कंसेप्ट और मार्केट डिमांड के बारे में देखा था। ठीक है,
अब इंडिविजुअल डिमांड का हम सबसे पहले ग्राफ देखेंगे, ग्राफ भी एग्जैक्ट सेम है। सी यहाँ पे क्या है, क्वांटिटी डिमांडेड है 1 से लेके 2 3 4 5 6 7 डिमांड बढ़ते गया है। क्यों? तो प्राइस यहाँ पे कितना देखो, पहले 10 का प्राइस था, डिमांड 1 पे था, राइट। प्राइस घट के 8 हो गया, ये डिमांड गया 2 पे। प्राइस घट के 6 हुआ, डिमांड गया 3 पे। फिर जब 4 पे प्राइस गया तो डिमांड गया 4 पे। ये पॉइंट ऑफ सैटिटी बोलते हैं इसको हम लोग। पॉइंट ऑफ सैटिटी मीन्स फुल सेटिस्फैक्शन, सब कुछ प्रॉपर है, ठीक है। इट्स अ पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। परफेक्ट। अब बात करेंगे मार्केट डिमांड शेड्यूल के बारे में। मार्केट डिमांड मतलब क्या? अभी इंडिविजुअल में तो हमने एक इंसान का डिमांड देखा है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं लूँ, यहाँ पे लोग हैं, समझो पर्सन ए है, पर्सन बी है, पर्सन सी है, ठीक है। कोई भी एक कमोडिटी का डिमांड है, समझो ए कितना डिमांड कर रहा है, 10 पीसेज डिमांड कर रहा है यूनिट्स कमोडिटी के, ठीक है। उसके बाद बी कितना डिमांड कर रहा है एट द सेम टाइम और सेम प्राइस पे। बी का डिमांड है समझो 12 का डिमांड है, और सी का डिमांड कितना है, 8 का डिमांड है। सो व्हाट विल बी द मार्केट डिमांड? मार्केट डिमांड क्या होगा? इसका एग्रीगेट, मतलब एक साथ। तो टोटल मार्केट डिमांड, तीनों एक साथ कितना डिमांड कर रहे हैं, टोटल आएगा आपको यहाँ पे 30 का। सो दिस विल बी आर मार्केट डिमांड। आई होप इट्स दैट क्लियर। सो ये हमारा क्या हुआ, मार्केट डिमांड हुआ, क्लियर है। सो अभी मार्केट डिमांड के बारे में शेड्यूल ग्राफ भी देखेंगे। सी यहाँ पे प्राइस हो तो कमोडिटी दिया है 10 से लेके 8, 8 से लेके 6 पे गया, 6 से लेके 4 पे गया, 4 से लेके 2 पे गया। अब यहाँ पे कंज्यूमर ए है, कंज्यूमर बी, कंज्यूमर सी, 3 कंज्यूमर्स है। कंज्यूमर्स यहाँ पे 3 एग्जांपल के लिया है, रियल लाइफ में कंज्यूमर्स ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 3 एग्जांपल्स दिए कंज्यूमर्स के लिए। सो कंज्यूमर ए जब प्राइस 10 पे था, कंज्यूमर ए का डिमांड कितना था 5, बी का कितना था 10 और सी का कितना था 15। सो मार्केट डिमांड मतलब क्या, इसका एग्रीगेट करेंगे हम लोग। सो एग्रीगेट करके कितना आ रहा है, 30 आ रहा है। सो दिस विल बी माई मार्केट डिमांड। इज दैट क्लियर? उसके बाद जब प्राइस उतरते उतरते 2 पे गया, जब कमोडिटी का प्राइस उतर गया, बट ऑब्वियस इनवर्स रिलेशनशिप है, प्राइस कम हुआ तो डिमांड बढ़ जाएगा। सो जब प्राइस 2 पे गया तो ए कितना डिमांड कर रहा है 25 यूनिट्स, बी कितना डिमांड कर रहा है 30 यूनिट्स और सी कितना डिमांड कर रहा है 35 यूनिट्स। सो व्हाट विल बी द मार्केट डिमांड? इट विल बी एग्रीगेट, सबको प्लस कर दो, आंसर विल बी 90। क्लियर है? सो हमारा वो मार्केट डिमांड हो जाएगा। फिर मार्केट डिमांड का कर्व देखेंगे। कर्व में भी यही है। कौन अब यहाँ पे देखो, प्राइस देखो 10 से लेके 8 6 4 2 बराबर। जब 10 का प्राइस था सो मार्केट डिमांड कितना आया था हमारा, समवेयर फर्स्ट इसमें देखो 30 का था, मीन्स 20 और 40 के बीच में, तो 30 पे यहाँ पे आ गया। जब 8 पे गया तो डिमांड यहाँ पे 40 और 60 के बीच में आया है। 4 पे गया तो यहाँ पे था, 4 पे कितना डिमांड था हमारा 75, सो यहाँ पे कितना आया 75, राइट, एग्जैक्टली सेम डिमांड रहेगा। इज़ दैट क्लियर? और एक मेन पॉइंट यहाँ पे डिमांड कर्व के बारे में दिया होगा, जस्ट अ सेकंड गाइस। यस, मार्केट डिमांड कर्व का क्या है, सी यहाँ पे इट स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ये चीज़ याद रखना है आपको। मार्केट डिमांड और इंडिविजुअल डिमांड का भी आपको सेम ही रहेगा। यहाँ पे सी डिमांड कर्व, जिसको हम डी भी बोलते हैं, स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। दोनों केस में इंडिविजुअल डिमांड हो या मार्केट डिमांड हो, जो कर्व हमारा तैयार हो रहा है यहाँ पे आप देख सकते हो। यहाँ पे जो कर्व है सी डाउनवर्ड स्लोपिंग है और कहाँ से, लेफ्ट से लेके राइट में है। मार्केट डिमांड के लिए भी सेम कंसेप्ट था, डाउनवर्ड स्लोपिंग है, कहाँ से, लेफ्ट से लेके राइट के लिए है, याद रहेगा। डिमांड कर्व जिसका दूसरा नाम क्या है, हम उसको डी बोलते हैं, और वो स्लोप करता है डाउनवर्ड, तो कहाँ से, लेफ्ट से लेके राइट में स्लोप करता है। परफेक्ट। नेक्स्ट, अभी कुछ रीजंस दिया है स्पेसिफाई करते हुए कि डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है। लेट्स सी। सबसे पहले तो लॉ ऑफ डीएमयू की वजह से, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, हमने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था। हमारी जो इच्छा है, यूटिलिटी है, वो टाइम पे कम होती जाती है आफ्टर कंजम्पशन। जैसे फॉर एग्जांपल हमें समझो कुछ लड्डू खाने का इच्छा हो गया, ठीक है, या तो भूख लगी, हमको समोसा वगैरह खाने का इच्छा हो गया। सो जब हम फर्स्ट समोसा खाएंगे तो इसके लिए अपना यूटिलिटी जो है मैक्सिमम रहेगा फर्स्ट समोसे के लिए। जब मैं सेकेंड समोसा कंज्यूम करूँगा तो मेरी जो इच्छा है, यूटिलिटी है, वो रिड्यूस हो जाएगी, और थर्ड पे और रिड्यूस हो जाएगी, हो सकता है 0 हो जाए। 3 समोसा खा के मेरा पूरा यूटिलिटी, इच्छा खत्म हो गई और नहीं खाना है। तो फोर्थ समोसा जब मैं खाऊंगा तो उसमें क्या होगा, नेगेटिव में जाएगी यूटिलिटी, वॉमिटिंग जैसा होगा, मर वगैरह होता अपने को, राइट। तो वो कंसेप्ट जाएगा। तो वो DMU मतलब डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का कंसेप्ट था। यहाँ पे वी हैव सीन दैट मार्जिनल यूटिलिटी गोज ऑन डिमिनिशिंग विद एन इंक्रीज in the stock of commodity and vice versa. Therefore, a consumer tends to buy more when the price falls and vice versa. इसी की वजह से जब प्राइस गिर जाती है तो कंज्यूमर ज़्यादा
परचेस करने के लिए देखता है, ठीक है। इसी वजह से हमारा डाउनवर्ड स्लोपिंग का डिमांड कर्व तैयार होता है, ठीक है। नेक्स्ट, इनकम इफेक्ट। अब इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स व्हेन प्राइस फॉल्स परचेसिंग पावर कंज्यूमर का इंक्रीज हो जाता है। इट एनेबल्स हिम टू बाय मोर ऑफ दैट कमोडिटी, दिस इज ऑन इनकम इफेक्ट। कोई चीज़ का अगर प्राइस उतर गया तो बट ऑब्वियस है जो कंज्यूमर है उसका इनकम ज़्यादा रहेगा, ठीक है। जैसे कोई मैं चीज़ परचेस कर रहा हूँ, उसका प्राइस अगर घट गया तो बट ऑब्वियस से फिर मेरे पास ज़्यादा पैसे बचेंगे, या तो मेरी इनकम बढ़ गई, पैसे ज़्यादा है, सो मैं उसको ज़्यादा परचेस करूँगा ना। प्राइस घट गया है तो मेरे खींचे में, अभी समझो पॉकेट में मैं लेके निकला था 100 रुपीज़, बराबर, मैं 100 रुपये पॉकेट में लेके निकला हूँ, और मार्केट में समझो कोई भी कमोडिटी है मुझे परचेस करना है, पहले उसका प्राइस कितना था, समझो फॉर एग्जांपल 100 रुपये का ही प्राइस था। एग्जांपल में हम लोग समझो एक बुक है, कोई एक प्रॉपर बुक है, और बुक मुझे ख़रीदना था, तो स्टोरी के बुक्स नॉर्मल मेरे को रीडिंग के लिए स्टोरी बुक्स चाहिए थी, तो मैंने एक 100 रुपीज़ की एक बुक थी, तो मैंने वो बुक जब 100 रुपये की थी तो मैंने एक ही खरीद के लेके आऊँगा, राइट। जब वो बुक का प्राइस उतर गया 50 पे आ गया, तब मेरे पॉकेट में तो 100 रुपीज़ थे। जब प्राइस उतर के 50 पे आ गया, ऑलमोस्ट 50% प्राइस, 50% पे चला गया प्राइस, तो मैं जब जाऊँगा बुक लेने के लिए, जब मैंने एक बुक लिया तो अभी एक बुक मेरे पास तो आ गई, बट पॉकेट में अभी भी तो 50 रुपीज़ है, तो ब्रेन क्या बोलेगा, चलो और एक बुक खरीद लेते, समझा, बराबर डिमांड बढ़ गई प्राइस कम होने की वजह से। तो ये भी एक इनकम इफेक्ट आता है यहाँ पे। नेक्स्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स व्हेन द प्राइस ऑफ कमोडिटी राइजेस, consumer tends to buy more of its substitutes and less of the commodity whose price has increased. This is known as substitution effect. अब सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के बारे में हमने देखा था क्या, बेस्ट एग्जांपल इज चाय और कॉफ़ी। अब समझो हम कॉफ़ी पी रहे हैं, राइट, चाय और कॉफ़ी सब्स्टिट्यूट गुड्स मतलब क्या, तो एक की जगह दूसरा ले सकते हैं, जैसे आपके स्कूल में होता होगा, कॉलेजेस में सब्स्टिट्यूशन पीरियड, जैसे कि कोई टीचर का, एक मैम का पीरियड है और वो मैम अगर एब्सेंट है तो कोई दूसरी उस मैम के जगह पे आती थी, बराबर उस मैम के जगह पे आती है। तो सेम अभी समझो मुझे चाय पीना है, तो चाय नहीं अवेलेबल होगा तो मैं उस जगह पे कॉफ़ी भी पी सकता हूँ। सो दीज टू गुड्स, चाय एंड कॉफ़ी, ये क्या है, सब्स्टिट्यूट गुड्स है। अब क्या होगा कि समझो अभी मैं कॉफ़ी पी रहा हूँ, सो कॉफ़ी के प्राइजेस हाई हो गए, बढ़ गए प्राइस, समझो फॉर एग्जाम्पल 30 रुपीज़ पर कॉफ़ी मिलने लगा है, ठीक है। तो इस वक्त लोग क्या करेंगे कि बाबा ज़्यादा से हम चाय पे कन्वर्ट हो जाएंगे, बराबर। कॉफ़ी का प्राइस बढ़ने की वजह से लोग क्या करते हैं, फिर चाय पे कन्वर्ट हो जाएंगे। सेम एंड वाइस वर्सा, समझो चाय का प्राइस बढ़ गया तो कंज्यूमर क्या करेगा, कॉफ़ी पे कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। दिस इज द कंसेप्ट, इसको हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, राइट। उसके बाद एक आता है मल्टीपर्पस यूजेस। व्हेन अ कमोडिटी कैन बी यूज्ड फॉर सेटिस्फाइंग सेवरल नीड्स, डिमांड विल राइज विद अ फॉल इन इट्स प्राइस। डिमांड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा जब उसकी प्राइस कम हो जाएगी, एंड फॉल विद अ राइज इन इट्स प्राइस, प्राइस बढ़ गया तो डिमांड कम हो जाएगा। मल्टीपर्पस, बेस्ट एग्जांपल के लिए मैं बोलूँगा इलेक्ट्रिसिटी का डिमांड। अब हमें डिमांड इलेक्ट्रिसिटी की क्यों है, ज़रूरत क्यों है, अब हम हर बार इलेक्ट्रिसिटी लेते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी से हम करते क्या, फ़ैन है, लाइट है, राइट, मोबाइल चार्ज करना होता है बेसिकली। सो मल्टीपर्पस यूजेस है, तो उसको हम बोलते हैं मल्टीपर्पस यूजेस, ठीक है। सो प्राइस हाई हो गया तो डिमांड, अभी समझो लाइट बिल बहुत ज़्यादा, मिडिल क्लास फैमिली, टिपिकल मिडिल क्लास फैमिली के बारे में बात करूँगा, अगर लाइट बिल बहुत आने लगा तो पेरेंट्स क्या बोलते हैं, लाइट बंद कर, यूज़ नहीं आ रहा है पंखा बंद कर, फिर चिल्ला डांट भी पड़ती है, तो हम बराबर यूज़ कम कर देते। यही अगर लाइट बिल का कम आने लगा है तो हम उसका यूज़ क्या कर देते, बढ़ा देते, ठीक है। उस वक्त फिर पेरेंट्स भी थोड़ा बहुत कैजुअली लेते कि ठीक है अब लाइट बिल कम है, पर जब भी द मूवमेंट वो लाइट बिल बढ़ गया हमारा कंजम्पशन भी कम हो जाता है। होप सो क्लियर है। फिर नेक्स्ट आता है न्यू कंज्यूमर्स। When the price of the commodity falls, a new consumer class appears who cannot afford the commodity. Thus, total demand for commodity increases with fall in price. New consumer का मीनिंग क्या हुआ, बेस्ट एग्जांपल आपको बोलता हूँ, जैसे कि आईफोन आपको पता होगा। अब बहुत से पब्लिक लोग ऐसे हैं जो आईफोन को अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है। अभी यूजुअली तो मैक्सिमम मिडिल क्लास वालों के पास ही आईफोन है, पर एक जनरल, ठीक है, बहुत सी पब्लिक ऐसी है जो आईफोन को अफोर्ड नहीं कर सकते। सो आईफोन वाले क्या करते हैं, जब आईफोन 15 लॉन्च हुआ, 16 लॉन्च हुआ, 17 लॉन्च हुआ, इस वक्त क्या होगा, आईफोन 13 के प्राइस और 14 के प्राइस उतर जाएंगे, वो प्राइस कम हो जाएंगे,
और उसके कम होके समझो अभी अप्रोक्स जितना मेरे को पता है आईफोन 12 13 30,000 के आसपास मिल जाएगा आपको, 30-40,000 के आसपास। सो ये मिडिल क्लास फैमिली अफोर्ड कर सकती है प्राइस कम होने की वजह से। सो इससे क्या होगा, जो फैमिली, जो पर्सन था, कंज्यूमर था, जो आईफोन खरीद नहीं सकता था बिकॉज उसका प्राइस बहुत ज़्यादा है, वो खरीदेगा, वो परचेस करेगा। सो वो परचेस क्यों कर रहा है, बिकॉज प्राइस कम हो गया। सो इसको हम बोलेंगे न्यू कस्टमर्स, न्यू कंज्यूमर्स जब अराइव होंगे, ठीक है। और बेसिकली बॉयज़ एंड गर्ल्स, अगर आपको पता होगा, कस्टमर और कंज्यूमर दोनों अलग अलग कंसेप्ट है, ठीक है। वो बेसिकली दिमाग में रहने दो, जस्ट फॉर योर नॉलेज। कस्टमर और कंज्यूमर में वास्ट डिफरेंस है। जैसे कि मेनी टाइम्स हो सकता है कि कस्टमर और कंज्यूमर एक ही है बट अलग भी हो सकता है। अब समझो मैं क्लास में भी एग्जांपल मैंने लिया था एक्चुअली। अगर समझो मैं मार्केट में गया हूँ, मैं वहाँ पे जाके समझो आइसक्रीम खाने है मुझे, आइसक्रीम ख़रीदा, खा लिया। तो जब मैं ख़रीदा सो आई वॉज अ कस्टमर, ठीक है। और जब मैं उसको खा रहा हूँ तो आई एम अ कंज्यूमर। सो इस केस में क्या हुआ, कस्टमर और कंज्यूमर दोनों सेम हो गए, ठीक है। ये था मेरा सीन नंबर 1। अब ये सीन नंबर 1 को बैक ऑफ माइंड में रहने दो। सीन नंबर 2, मार्केट में गया मैं, समझो वहाँ पे जाके मैंने मम्मी के लिए एक साड़ी खरीदा, राइट। मम्मी के लिए क्या खरीदा, साड़ी खरीदा। अब वो जो साड़ी खरीदा सो आई एम अ कस्टमर, क्योंकि मैंने ही परचेज़ किया है। मम्मी का बर्थडे था, मुझे गिफ्ट देना था, तो मैंने परचेज़ किया वो। सो मैं हुआ कस्टमर। अब मैं कहूँ साड़ी पहन के घूमने वाला हूँ, क्या पॉसिबल नहीं है ना, मैं थोड़ी साड़ी पहन के घूमने वाला हूँ। सो कंज्यूमर कौन हुआ, साड़ी किसके लिए लिया था, मम्मी के लिए। यूज़ कौन करेगा साड़ी को, मम्मी। तो मम्मी विल बी द कंज्यूमर और मैं क्या रहूँगा, परचेस तो मैंने किया था, तो आई विल बी द कस्टमर। सेम एक एग्जांपल और देता हूँ। समझो घर में छोटे बच्चे हैं, आपने उनके लिए कोई खिलौना खरीदा, कुछ खरीदा, तो खिलौने के साथ आप तो नहीं खेलोगे, अपने बच्चों के लिए खरीदे। सो जो खिलौना है परचेस आपने किया, सो यू विल बी द कस्टमर। बट कंज्यूमर कौन है, खिलौने से खेलने कौन वाला है, छोटा बच्चा, तो ही विल बी द कंज्यूमर। समझे, ये थोड़ा डिफरेंस बैक ऑफ माइंड में रहने चाहिए। चलो नेक्स्ट। अब बात करेंगे टाइप्स ऑफ डिमांड के बारे में। डिमांड्स में भी अलग अलग प्रकार के टाइप्स है, टोटल 5 टाइप्स है उसमें डिमांड में। देखते हैं, सबसे पहले क्या आएगा, डायरेक्ट डिमांड। डायरेक्ट डिमांड क्या था, इच्छा हुई परचेस करने की, गए परचेस कर दिया, डायरेक्ट डिमांड है। होप सो इज दैट क्लियर, ठीक है। दे सर्व डायरेक्ट कंजम्पशन नीड्स टू द कंज्यूमर, डायरेक्ट कंजम्पशन नीड्स, उसको हम बोलेंगे डायरेक्ट डिमांड। फिर एक आता है हमारा इनडायरेक्ट डिमांड, जो मैंने परचेस तो आज किया है बट कंजम्पशन इन फ्यूचर करने वाला हूँ, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, इनडायरेक्ट डिमांड। खरीद के रखा है, उसका कंज्यूम अभी नहीं करूँगा। जैसे कि एक एग्जांपल अगर मैं लूँ तो फायर एक्सटिंग्विशर हम लगाते, ऑफिसेस में हर जगह फायर एक्सटिंग्विशर लेता है, तो लिया तो हम तुरंत उसको कंज्यूम नहीं करने वाले, लेके रखा है, कंज्यूम बाद में होगा। या तो फिर अलग से हम बोल सकते कुछ अलग चीज़ बनाने के लिए हमने कोई चीज़ का डिमांड किया है, ठीक है। इट इज़ द डिमांड फॉर प्रोड्यूसर्स गुड्स, प्रोड्यूसर गुड के लिए डिमांड। जैसे कि शुगर केन, ठीक है, मेरी शुगर केन की फैक्ट्री, शुगर बनाने की फैक्ट्री है, राइट। तो शुगर बनाने के लिए फैक्ट्री के लिए मुझे क्या लगेगा, शुगर केन्स लगेंगे शुगर बनाने के लिए। तो शुगर केन क्या रहेगा, इनडायरेक्ट रहेगा। शुगर केन का जो डिमांड है वो इनडायरेक्ट डिमांड रहेगा, ठीक है। इसका अलग और एक नाम है डिराइव डिमांड। इट इज़ रिफर टू डिमांड फॉर गुड्स विच आर नीडेड फॉर फर्दर प्रोडक्शन, गुड्स जो हमें फर्दर प्रोडक्शन के लिए रिक्वायर होने वाला है, ठीक है। इट इज़ डिमांड फॉर प्रोड्यूसर्स गुड्स, हेंस ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इनडायरेक्ट और डिराइव डिमांड, ठीक है। डिमांड अभी किया है, उसका प्रोडक्शन अलग इन फ्यूचर होने वाला है प्रोडक्शन, ठीक है। अभी उसका प्रोडक्शन ऐसा इतना नहीं है कि उसको उसके हेल्प से हम कुछ और प्रोड्यूस करने वाले। जैसे मैंने एग्जांपल लिया था, शुगर केन मैंने परचेस किया, मेरा इनडायरेक्ट डिमांड है, उससे मैं क्या करूँगा, शुगर तैयार करूँगा, क्लियर है। फिर एक आता है कॉम्प्लीमेंट्री और जॉइंट डिमांड। इसका एक बेस्ट एग्जांपल है, समझो आपने कोई कार खरीदी, ठीक है। द मोमेंट आपने कार खरीदी, साथ ही में पेट्रोल का डिमांड भी बढ़ेगा। कार तो क्या हवा पे चलने वाली है नहीं, पेट्रोल भी तो लगेगा। जैसे आपने बाइक खरीदी कोई, उसके लिए भी पेट्रोल लगता है। और एग्जांपल अगर लूँ, मोबाइल फ़ोन ख़रीदा, आजकल तो आईफोन में अलग अलग निकला है कि बाबा मोबाइल खरीदोगे तो चार्जर अलग से लेना पड़ता, बराबर। सो मोबाइल खरीदो, चार्जर बताओगे तो आपको लेना ही पड़ेगा चार्जर। सो इसका क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री या तो जॉइंट डिमांड बोलेंगे। मोबाइल और चार्जर दोनों का साथ में डिमांड है, बाइक और पेट्रोल का साथ में डिमांड है, सिमिलरली कार और फ्यूल का साथ में डिमांड है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, जॉइंट डिमांड, ठीक है, या तो फिर कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड भी बोला जाता है, ठीक है। व्हेन टू
और मोर गुड्स आर डिमांडेड जॉइंटली टू सेटिस्फाई सिंगल वांट। एक सिंगल वांट सेटिस्फाई करने के लिए दो या उससे ज़्यादा गुड्स हमें साथ में खरीदा है। जैसे कि मेरे को मोबाइल लिया, मेरे को मोबाइल यूज़ करना है, उस मोबाइल को यूज़ करने के लिए मैंने चार्जर खरीदा, तो ये जॉइंट डिमांड हो गया, ठीक है। फिर डिमांड, अभी बात करें कंपोजिट डिमांड। कंपोजिट डिमांड ऐसा डिमांड है जो डिमांड से हमारे सेवरल यूजेस कंप्लीट होते हैं, उसको हमारी कंपोजिट डिमांड। बेस्ट एग्जांपल हमारा इलेक्ट्रिसिटी, पहले ही बोल दिया था। इलेक्ट्रिसिटी से अलग अलग प्रकार के हम लोग फ़ैन चला सकते हैं, लाइट चला सकते, यूजेस कर सकते हैं ना, जो चाहिए, मोबाइल चार्ज करो, फ़ैन, लाइट हो गया, फ्रिज हो गया, अलग अलग यूजेस है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कंपोजिट डिमांड। से एग्जांपल भी यहाँ पे देखे रखा है, इलेक्ट्रिसिटी डिमांड किसके वजह से, लाइट, फैन, वॉशिंग मशीन एक्सेट्रा, इसके लिए हम लोग इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं, इसको हम बोलेंगे कंपोजिट डिमांड। एंड द लास्ट टाइप इज कॉम्पिटिटिव डिमांड, सब्स्टिट्यूट गुड्स का। कॉम्पिटिटिव है चाय कॉफ़ी, डिमांड में कॉम्पिटिशन है ना। इट इज़ डिमांड फॉर दोज गुड्स विच आर सब्स्टिट्यूट फॉर ईच अदर, फॉर एग्जाम्पल टी, कॉफ़ी, शुगर और जैगरी एक्सेट्रा। चाय के जगह पे जो कॉफ़ी भी पी सकते हैं, शुगर के जगह पे हम जैगरी मतलब गुड़, तुमको पता हो गुड़ भी खा सकते हैं, राइट। तो इसको हम क्या बोलेंगे, कॉम्पिटिटिव डिमांड। तो दीज आर द 5 टाइप्स ऑफ डिमांड। पहला क्या था, पहले तो डायरेक्ट, फिर इनडायरेक्ट। 2 पॉइंट तो क्लियर है। पहला क्या था, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। फिर तीसरे में क्या है, जॉइंट, साथ में डिमांड। पहले डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, फिर साथ में, मतलब जॉइंट डिमांड, ठीक है। फिर साथ में बोला ना, तो एक चीज़ के सेवरल यूजेस, एक चीज़ का साथ में बहुत सारे यूज़ कर रहे हैं, लिंक कर पाए तो अच्छा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कंपोजिट डिमांड, साथ में। फिर उसके लास्ट में क्या है हमारा, कॉम्पिटिटिव डिमांड। कॉम्पिटिटिव नाम से ही समझ रहा, कॉम्पिटिशन हो सकता है, चाय कॉफ़ी वगैरह, ठीक है, तो उसको मिलते कॉम्पिटिटिव डिमांड। परफेक्ट। अब बात करेंगे हम लोग डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड की। ऐसे कौन सी चीज़ है जिस वजह से डिमांड को फ़र्क पड़ता है, डिमांड चेंज होता है, ऐसे कौन से चीज़ें हैं, हम उसके बारे में पढ़ेंगे अभी, ठीक है। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ प्राइस। डिमांड का पूरा खेल प्राइस के ऊपर है। जितना ज़्यादा प्राइस उतना कम डिमांड, जितना कम प्राइस उतना डिमांड ज़्यादा, इनवर्स रिलेशनशिप, ठीक है। प्राइस डिटरमाइंस द डिमांड फॉर अ कमोडिटी टू अ लार्ज। प्राइस डिटरमाइन करता है, कंज्यूमर प्रीफर टू परचेस अ प्रोडक्ट इन लार्ज क्वांटिटीज व्हेन प्राइस वॉज लेस। लार्ज क्वांटिटी में परचेस करेंगे तो प्राइस कम होगा, सिमिलरली स्मॉल क्वांटिटी में परचेस करेंगे तो प्राइस हाई होगा, क्लियर है। सेकेंड पॉइंट आता है इसमें इनकम। इनकम ज़्यादा तो परचेसिंग पावर बढ़ जाएगा अपना। जितना ज़्यादा इनकम, पॉकेट में जितने ज़्यादा पैसे रहेंगे उतना अपने को फिर एक्सपेंस खर्चे करने के लिए इच्छा होती है। पॉकेट में जब पैसे ही नहीं रहेंगे तो खर्चे भी क्या करेंगे। बट अगर इनकम ज़्यादा है, पॉकेट में पैसे ज़्यादा है, तो बट ऑब्वियसली डिमांड बढ़ने ही वाली है, ठीक है। सी इनकम की वजह से क्या होता है, परचेसिंग पावर बढ़ जाती है। राइज इन इनकम विल लीड टू राइज इन डिमांड फॉर द कम्युनिटी एंड फॉल इन इनकम विल लीड टू फॉल इन डिमांड ऑफ द कम्युनिटी। इनकम बढ़ गया, डिमांड बढ़ जाएगा। इनकम कम, पॉकेट में पैसे कम रह रहे तो डिमांड हमारा घट जाएगा, ठीक है, परफेक्ट। फिर प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, जैसे मैंने चाय कॉफ़ी में बताया था, मैं कॉफ़ी पी रहा हूँ, चाय का कॉफ़ी का प्राइस बहुत बढ़ गया तो मैं क्या करूँगा, चाय पे शिफ्ट हो जाऊँगा, या तो चाय का प्राइस बढ़ गया तो मैं कॉफ़ी पे शिफ्ट हो जाऊँगा, ठीक है। ये सब्स्टिट्यूट गुड इज अवेलेबल एट लोअर प्राइस। अभी लोअर प्राइस पे अगर सब्स्टिट्यूट गुड अवेलेबल है तो पीपल डिमांड ज़्यादा करेंगे। अभी समझो लोअर प्राइस पे चाय अवेलेबल है, भले दोनों एक्चुअल में डिफरेंट है, जैसे कि कॉफ़ी में ज़्यादा माल प्रैक्टिस नहीं होते, बट फिर भी अभी चाय लोअर प्राइस में अवेलेबल है तो मैक्सिमम लोग चाय के लिए शिफ्ट हो जाते हैं, ठीक है। देन पीपल विल डिमांड चीपर सब्स्टिट्यूट गुड्स दैन कॉस्टली गुड्स। महंगा लेने से अच्छा चीपर खरीदेंगे, सब्स्टिट्यूट है दोनों वैसे भी, इसलिए फिर वो लोग ले लेते, ठीक है। प्राइस ऑफ द शुगर राइजेस, डिमांड फॉर जैगरी विल राइज, ठीक है। अगर शुगर का प्राइस बढ़ गया तो लोग क्या करेंगे, गुड़ यूज़ करना चालू करेंगे, जैगरी दैट इज़ गुड़, वो यूज़ करना चालू कर देंगे, परफेक्ट। फिर एक कंसेप्ट आता है प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सेम है, सब्स्टिट्यूट के साथ साथ कॉम्प्लीमेंट्री भी है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में क्या होगा, समझो अभी बहुत से, अभी बेस्ट एग्जांपल आपको बोलता हूँ, बहुत से लोग अभी ईवी पे शिफ्ट हो रहे हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल, ठीक है, बहुत से लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल पे शिफ्ट हो रहे हैं। इसका एक मेजर रीज़न ऐसा भी है कि पेट्रोल के प्राइसेस बहुत हाई हो रहे हैं। अब कार और पेट्रोल दोनों कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है, दोनों साथ में यूज़ करना पड़ता है हमें, कार और पेट्रोल दोनों साथ में यूज़ करना है। अब मैं देख रहा हूँ कि बाबा पेट्रोल के प्राइसेस बहुत बढ़ रहे, हाइक हो रहे, तो मैं कार कौन सी खरीदूंगा, इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदूंगा, बिकॉज वो थोड़ा सा प्राइस सेविंग भी है, पेट्रोल का प्राइस तो लगेगा नहीं, ठीक है। सो इसलिए पब्लिक क्या करेंगे, फिर इलेक्ट्रिक पे शिफ्ट हो जाएंगे। सेम प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स अगर बढ़ गया
तो डिमांड इलेक्ट्रिक व्हीकल का बढ़ गया, ठीक है। होप सो टॉपिक क्लियर है। चेंज इन द प्राइस ऑफ वन कम्युनिटी वुड ऑल्सो इफेक्ट द डिमांड ऑफ अदर कम्युनिटी। फॉर एग्जाम्पल कार एंड फ्यूल, प्राइस ऑफ फ्यूल राइजेस, डिमांड फॉर कार विल फॉल। पेट्रोल के प्राइस बढ़ गए, कार का डिमांड मतलब मोटर वाली इंजन वाली कार का डिमांड कम हो जाएगा, ठीक है। फिर इलेक्ट्रिक गाड़ी पे लोग शिफ्ट हो गए, दैट्स इट, वही एग्जांपल था। उसके बाद में बात करेंगे नेचर ऑफ प्रोडक्ट। इफ अ कमोडिटी इज नेसेसरी एंड इट यूज इज अनअवॉइडेबल, देन इट्स डिमांड विल कंटिन्यू टू बी सेम इररिस्पेक्टिव ऑफ द करस्पॉन्डिंग प्राइस। एग्जाम्पल दिया है मेडिसिन टू कंट्रोल ब्लड प्रेशर। अब समझो कोई आप एक फॉर एग्जाम्पल, प्योरली एक एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ, कोई आपका फ्रेंड है जो समझो हॉस्पिटल में, ठीक है, कुछ इशू हुआ है, वो हॉस्पिटल में है और इमरजेंसी केस है और डॉक्टर ने आपको मेडिसिन का प्रिस्क्रिप्शन दिया है कि आपको ये दवाई लेके आना है अर्जेंट बेसिस पे। तो अब जाके प्राइस चेक करते बैठे होगा ये दवाई कितने की है, फिर बाहर कहीं सस्ती मिल रही है, नहीं, ये सब नहीं करेंगे आप। इमरजेंसी ऑन द स्पॉट वो दवाई खरीदेंगे, जाएंगे। यहाँ पे डिमांड का कंसेप्ट काम नहीं करता है। फिर जो लॉ बताया था प्राइस बढ़ी तो फिर क्या डिमांड कम, ये इधर काम नहीं करेगा, ठीक है। ह्यूमन बिहेवियर, हम पहले जाके प्राइस वगैरह कुछ भी हो, पहले हम दवाई खरीदेंगे और आएंगे, ठीक है। तो नेचर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि इमरजेंसी में गुड्स चाहिए तो आप प्राइस कुछ भी हो आप खरीदने ही वाले हो, डिमांड को फ़र्क पड़ रहा है, ठीक है। अब हम कौन से पॉइंट्स कर रहे हैं, ऐसे चीज़ें जो डिमांड को फ़र्क ये रहेंगे, ठीक है, वो वाले पॉइंट्स करते हैं हम लोग। नेक्स्ट, साइज़ ऑफ पॉपुलेशन ज़्यादा, डिमांड ज़्यादा। अभी तो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा, लॉकडाउन के बाद तो बहुत बढ़ गई होप यू अंडरस्टैंड। लॉकडाउन के बाद तो बहुत पॉपुलेशन बढ़ गई, तो पॉपुलेशन ज़्यादा उतनी डिमांड ज़्यादा, पॉपुलेशन कम रहा तो डिमांड भी कम रहेगा, ठीक है। लार्जर द साइज ऑफ पॉपुलेशन ग्रेटर विल बी द डिमांड एंड स्मॉलर द साइज ऑफ पॉपुलेशन स्मॉलर विल बी द डिमांड, दैट्स इट। फिर 7th पॉइंट है एक्सपेक्टेशंस अबाउट फ्यूचर प्राइसेस। बहुत से लोग फ्यूचर का अंदाज़ लगा के चलते हैं कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, प्राइस का क्या होगा, प्राइस बढ़ने वाला है, क्या करे क्या नहीं। जैसे कि आपको अभी रियलिटी का एक एग्जांपल दूँ तो कांदा, घर में यूज़ करते हैं हम लोग कांदा। जब लोगों को अंदाज़ा हो रहा था कि कांदे के प्राइस बढ़ने वाले, बहुत से लोगों ने कांदे का स्टॉक घर में भर कर रखा था। मोस्टली मिडिल क्लास फैमिलीज़ को तो रिलेट कर पाओगे। मेरे घर पे भी कांदा वगैरह का पूरा स्टॉक ला के रखा था, मतलब पूरा पोता लेके आते थे, बिकॉज एक्सपेक्टेशंस कि वह प्राइस बढ़ सकते हैं, आगे कुछ भी हो सकता है, इसलिए लोग स्टॉक करके रखते हैं। या तो फिर कोई चीज़ समझो कमोडिटी है, कोई चीज़ है, आपको समझो फ़ोन ख़रीदना है, आपको समझ के नियर बाय फ्यूचर में फ़ोन की प्राइस कम होने वाली है, थोड़ा सा टाइम है बस, प्राइस कम हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, आज हमें डिमांड है फ़ोन की, बट आज मैं ख़रीदूँगा क्या, नहीं, मुझे पता है 2-3 दिन में कम हो जाएगा प्राइस, तब खरीदेंगे हम लोग, ठीक है। तो फ्यूचर का अंदाज़ा लगाने की वजह से भी आज के डिमांड को फ़र्क पड़ता है, क्लियर है। कंज्यूमर एक्सपेक्ट द प्राइस टू फॉल इन फ्यूचर, हिल बाय लेस इन प्रेजेंट। फॉल होने वाले तो प्रेजेंट में वो कम खरीदेगा, ठीक है। सिमिलरली अगर उसने एक्सपेक्ट किया प्राइस टू राइज इन फ्यूचर, ही विल बाय मोर इन प्रेजेंट। ऑलरेडी समझा दिया, क्लियर है। नेक्स्ट, एडवर्टीजमेंट। कोई भी बिजनेस में एडवर्टीजमेंट सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। जितना आप एडवर्टाइज़ करोगे, आप जो बड़े बड़े ब्रांड्स है, टीवी पे एडवर्टीजमेंट बोलो, यहाँ पे वहाँ पे हर जगह एडवर्टीजमेंट करते हो, क्यों करते हैं, उससे डिमांड में भी फ़र्क पड़ता है। इवन दो प्राइस सेम है, जब इंसान को बार बार वो चीज़ें दिख रही है तो उसको रेलेवेंट लगती है कि हाँ बाबा ये चीज़ मैं पहचानता हूँ, बार बार देखा है, तो वो परचेज़ भी करता है। सो एट द सेम प्राइस डिमांड क्या होगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। एडवर्टीजमेंट्स हो गया, सेल प्रमोशन स्कीम, इफेक्टिव सेल्समैनशिप टेंड्स टू चेंज द प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर। क्या होता है, आज कंज्यूमर की प्रेफरेंस चेंज हो जाएगी। एग्जाम्पल क्या दिया है, कॉस्मेटिक्स, टूथब्रश एक्सेट्रा। टूथब्रश के तो बहुत ऐड आते थे, अभी टूथब्रश तो बहुत अलग अलग है, जैसे पतंजलि हो गया, कोलगेट का हो गया, अलग अलग टूथब्रश है, ठीक है। चलो 4-5 में कहीं सर अभी नाम याद नहीं है, विकोटर्म नहीं, वो तो अलग था, ठीक है। तो ये सब टूथब्रश है। तो मार्केटिंग स्कीम्स, अभी कोलगेट ने क्या यूज़ किया था, जब पतंजलि वगैरह मार्केट में उतरा, कोलगेट ने क्या किया था, एडवर्टीजमेंट कैंपेन रन किया था। क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है, माइक लेके आते थे, क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है, तो उन्होंने नमक का पॉइंट एम्फसाइज़ किया था। सो एडवर्टाइज़ किया हर जगह, टीवी पे, यहाँ पे वहाँ पे, न्यूज़पेपर पे एडवर्टीजमेंट किया था। तो उस चक्कर में कोलगेट का परचेज डिमांड बहुत बढ़ गया था, अच्छा खासा बढ़ गया था, और कोलगेट ने वापस मार्केट कैप्चर कर लिया था, ठीक है। सो एडवर्टीज और प्राइस सेम था, प्राइस चेंज नहीं किया था, एट द सेम प्राइस कोलगेट ने वापस मार्केट एक्वायर कर लिया था, ठीक है। मतलब पूरा मार्केट में डिमांड बढ़ गई थी उसकी।
ठीक है, तो एडवर्टीजमेंट से भी फ़र्क पड़ता है। फिर लास्ट 9th पॉइंट है टेस्ट, हैबिट्स एंड फैशंस। फिर लोगों का टेस्ट, हैबिट, फैशन, इससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। कोई चीज़ में अगर आपको बहुत टेस्ट लग गया है, जैसे कोई स्वीट्स हो गया या तो कोई भी हो गया, आपको टेस्ट पसंद आया, तो आप क्या करोगे, प्राइस इवन दो बढ़ गया होगा तभी भी आप परचेस करोगे, बिकॉज आपको टेस्ट बहुत पसंद है उसका। ठीक है, ये टेस्ट का पॉइंट हुआ। हैबिट्स बाद बोले फैशंस। बहुत से लोगों को ये है कि अभी मोस्टली सो कॉल्ड जेंजी वाला क्राउड, उनको फैशन से बहुत पॉइंट रहता है। करंटली क्या फैशन चल रहा है, क्या ट्रेंड चालू है, वी विल परफॉर्म द ट्रेंड, हम ट्रेंड के हिसाब से चलेंगे, ये सब चीज़ें चलते रहती है। सो इवन दो ट्रेंड के चक्कर में प्राइस हाई होगा ना, फिर भी पब्लिक परचेस करती है। कोई भी जीन्स, कोई भी कपड़े बोलो, कोई भी अभी ट्रेंड चालू है, समझो कोई अलग से कोई ट्रेंड आ गया, ये टाइप के कपड़े पहनना है, वो टाइप के कपड़े पहनना है, तो कितने भी बेचे, पीपल परचेस करेंगे। तो यहाँ पे डिमांड का प्रॉब्लम आ जाएगा। ठीक है, सेम प्राइस पे भी बढ़ जाएगा। वापस अभी एक पॉइंट है हैबिट्स तो आपको बहुत अच्छे तरीके से मालूम होगा। इंसान को जब भी कोई चीज़ की हैबिट है, जैसे कि बेस्ट एग्जांपल मैं लूँ अगर, तो अल्कोहल तो पता होगा। सो जिसको अल्कोहल का हैबिट है कि उसे बाबा अल्कोहल पीना है, प्राइस कितना भी बढ़ाओ वो अल्कोहल पिएंगे, मतलब पिएंगे ही। ठीक है, मतलब हाँ वो पीते हैं। सो उनका प्राइस से इतना फ़र्क पड़ रहा है क्या? नहीं, सेम प्राइस पे भी वो लोग हैबिचुअल है वो चीज़ करने में। या तो सिगरेट हो गया, अल्कोहल हो गया, ये चीज़ों में प्राइस बढ़ गए तो भी पीपल परचेस करते हैं। ठीक है, हाँ, तो ये सब क्या टेस्ट, हैबिट, फैशन क्या करेंगे, इन्फ्लुएंस करेंगे डिमांड को। इफ़ अ कंज्यूमर लाइक्स टू ईट चॉकलेट्स, consume tea, he will demand more of them. Similarly, when a new fashion hits the market, consumer demands the particular type of commodity. If a commodity goes out of fashion, then suddenly demand for the trend to fall. ठीक है, फैशन का कोई है तो डिमांड बढ़ जाता है, कोई फैशन में आ गया कोई चीज़, वापस समझो फैशन आउटडेटेड हो गई तो उसका डिमांड भी कम हो जाता है, तो वो इन्फ्लुएंस कर रहा है कहीं तो डिमांड को। ठीक है, हैबिट्स भी, आपको हैबिट कोई चीज़ करने की तो वो आपको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं वो चीज़ बार बार खरीदने के लिए, वो चीज़ बार बार करने के लिए। ठीक है, तो उससे डिमांड को फ़र्क पड़ता है। 10th पॉइंट, लेवल ऑफ टैक्सेशन। ठीक है, जो भी चीज़ पे टैक्स बहुत हाई होते हैं, पीपल ज़्यादा परचेस नहीं करते। ठीक है, क्योंकि टैक्स ज़्यादा है बोले तो हमको ओवरऑल इफेक्टिव प्राइस तो ज़्यादा गिर जाएगा, इसलिए फिर वहाँ पे डिमांड क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और टैक्स अगर लो है तो ओवरऑल इफेक्टिव प्राइस जो हमें कोई भी कमोडिटी का जो है वो कम हो जाएगा। परफेक्ट, तो उस वजह से फिर डिमांड को भी फ़र्क पड़ता है। हायर रेट टैक्सेस गुड्स और सर्विसेज वुड इंक्रीज द प्राइस of the goods and services, then in turn would result in decrease in demand of goods and services and vice versa. ठीक है, समझा क्या पढ़ा है, समझा। फिर एक अदर फैक्टर्स में आता है पॉइंट, क्लाइमेटिक कंडीशंस, चेंज इन टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट पॉलिसीज, कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस। क्लाइमेट कंडीशंस की वजह से भी होता चेंज, डिमांड में चेंज पड़ जाता है। जैसे कि अभी समझो फॉर एग्जांपल ठंडी का वातावरण है, ठंडी का माहौल है, तो लोग क्या करेंगे, ज़्यादा वुलन कपड़े वगैरह डिमांड करेंगे। समझो बरसात का मौसम है तो लोग क्या करेंगे, रेनकोट, छतरी, इसका डिमांड बढ़ जाएगा। क्लाइमेटिक कंडीशंस के ऊपर, चेंज ऑफ टेक्नोलॉजी, अलग अलग टाइप के फ़ोन्स आ रहे हैं, आईफोन 17 आ गया तो लोग आईफोन 17 खरीदने जा रहे हैं, 16 बेच दिया, ये टेक्नोलॉजी की वजह से है। गवर्नमेंट के पॉलिसीज़ अच्छे खासे है, जैसे कि पॉलिसीज़ बहुत ईज़ है तो लोग का डिमांड भी बढ़ जाता है, टैक्सेशन कम है, हर एक चीज़ बराबर है तो करते हैं। कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस के हिसाब से भी डिमांड को फ़र्क पड़ता है। क्लियर है? होप सो इतना क्लियर होगा। अब एक मेन और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लास्ट डे के लिए, रिवीजन के लिए आपको ये क्वेश्चन रखना है, दैट इज़ लॉ ऑफ डिमांड। लॉ कौन से हमारे पास 3 लॉ है पूरे इकोनॉमिक्स में। पहला है लॉ ऑफ डिमांड, सबसे पहले तो सेकेंड चैप्टर में हमने देखा था लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, यहाँ पे है लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है, और एक आता है लॉ ऑफ सप्लाई। ये 3 लॉ आपको पढ़ने हैं। ठीक है, सो व्हाट इज लॉ ऑफ डिमांड। सबसे पहले तो ये लॉ ऑफ डिमांड कौन लेके आया है, अल्फ्रेड भाई मार्शल, हमारा वही अल्फ्रेड मार्शल। उसकी बुक कौन सी थी, अल्फ्रेड मार्शल, इट इज फेमस बुक कौन सी, प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। पब्लिश कब हुई थी, 1890, याद है ना आपको ऑलरेडी। कौन था, अल्फ्रेड मार्शल। उसकी बुक का नाम क्या था, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। कौन सा ईयर, 1890। ठीक है, 1890। परफेक्ट। फिर उसके बाद हम देखेंगे स्टेटमेंट ऑफ लॉ। अभी लॉ में ये वाला डेफिनेशन हमें लर्न करना है। अल्फ्रेड मार्शल के हिसाब से क्या, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, इकोनॉमिक्स में हर डेफिनेशन में तो ये आता ही है,
अदर थिंग्स बीइंग इक्वल। अभी हम डिमांड के बारे में बात करें तो डिमांड, इनकम वगैरह वगैरह हमको फर्क नहीं पड़ता, अभी डिमांड तो डिमांड। हायर द प्राइस ऑफ द कमोडिटी स्मॉलर इज द क्वांटिटी डिमांडेड एंड लोअर द प्राइस ऑफ द कमोडिटी लार्जर इज द क्वांटिटी डिमांडेड। इजी। हायर द प्राइस ऑफ द कमोडिटी लोअर इज द क्वांटिटी डिमांडेड, लोअर ऑफ द प्राइस ऑफ द कमोडिटी हायर इज द क्वांटिटी डिमांडेड। इजी। उसके बाद क्या हो गया, यस उसके बाद ये डिमांड ऑफ एक्स इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ प्राइस। डिमांड ऑफ एक्स क्या है, प्राइस के फंक्शंस के साथ आता है, ठीक है। अब ये स्टेटमेंट ऑफ लॉ तो समझ गया हमें, डिमांड क्या है ये भी समझ गया। अब उसमें कुछ अजम्पशंस है, डिमांड हर इसमें लॉ में कोई ना कोई अजम्पशंस होते हैं, यहाँ पे भी कुछ अजम्पशंस है, जो हमारा लॉ है कुछ अजम्पशंस पे चलता है। सबसे पहले क्या हम क्या अज्यूम करेंगे, लॉ क्या अज्यूम करता है, कांस्टेंट लेवल ऑफ इनकम, ठीक है। जो कंज्यूमर की इनकम है, इनकम सेम है, बिकॉज इनकम बढ़ गई तो फिर परचेसिंग पावर बढ़ जाएंगी, सेम प्राइस पे लोग ज़्यादा खरीदेंगे, इसलिए हम क्या अज्यूम करेंगे कि तुम्हारा जो इनकम है दैट विल बी कांस्टेंट, ठीक है। उसके बाद नो चेंज इन साइज ऑफ द पॉपुलेशन, पॉपुलेशन के साइज़ में चेंज नहीं हो, जो वहाँ पे डिटर्मिनेंट्स पड़े थे वो ये, पॉपुलेशन के साइज़ में फ़र्क नहीं होना चाहिए, बिकॉज पॉपुलेशन बढ़ा डिमांड बढ़ेगा एट द सेम प्राइस, और इस वजह से हमारा लॉ यहाँ पे काम नहीं करेगा। इसलिए ये हमने ऑलरेडी अज्यूम करके रखा है कि बाबा प्राइस में चेंजेस नहीं होंगे, पॉपुलेशन में, आई मीन साइज ऑफ पॉपुलेशन में कोई चेंजेस नहीं होगा, ठीक है। एनी चेंज, कुछ चेंज हुआ तो क्या करेगा, एफेक्ट द टोटल डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है। पॉपुलेशन में चेंज हुआ तो इफेक्ट पड़ेगा। नेक्स्ट उसके बाद क्या आएगा, प्राइस ऑफ सब्सिट्यूट गुड्स रिमेन्स कांस्टेंट। सब्सिट्यूट गुड्स का जो प्राइस है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, बिकॉज अगर हमने ये अजम्पशन नहीं लिया होता तो हम चाय कॉफ़ी का हम कब से एग्जांपल ले रहे सब्सिट्यूट गुड्स के लिए, तो अब मैं कॉफ़ी पीने वाला बंदा था तो समझो चाय का प्राइस कम हो गया तो मैं क्या कर रहा हूँ, चाय पीने लग गया हूँ, मैं शिफ्ट हो गया। यहाँ पे क्या हुआ, चाय का प्राइस तो सेम है, चाय का प्राइस चेंज नहीं हुआ है, फिर भी डिमांड बढ़ गई। यहाँ पे हमारा लॉ काम नहीं करेगा, लॉ डज नॉट होल्ड गुड्स ओवर हियर, ठीक है। लॉ तो काम नहीं करेगा, इसलिए हमने ऑलरेडी अज्यूम करके रखा कि बाबा सब्सिट्यूट गुड्स जो है उसके प्राइस हमेशा सेम रहेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, सब्सिट्यूट्स के साथ साथ हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री आता है, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स भी चेंज नहीं होगा कभी, ठीक है। जैसे कि क्या होता, हमने कार और पेट्रोल का एग्जांपल लिया था, पेट्रोल के प्राइस बढ़ गए तो कार की डिमांड कम हो गई, कार के प्राइस में तो चेंज नहीं हुआ ना कुछ, कार की प्राइस तो सेम थी फिर भी डिमांड कम हो गई, तो यहाँ पे हमारा लॉ कॉन्ट्राडिक्ट हो गया, लॉ काम नहीं कर रहा है। सो इसलिए हमने ऑलरेडी अज्यूम कर दिया कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में कोई दूसरे गुड्स का भी प्राइस चेंज, मतलब डिमांड जो हो गया है वो चेंज नहीं होने वाले, प्राइस चेंज नहीं होगी। जैसे कार और पेट्रोल, तो पेट्रोल की प्राइस चेंज नहीं होगी, अगर हम कार के बारे में बात कर रहे हैं, कार की डिमांड के बारे में बात कर रहे हैं तो पेट्रोल की प्राइस चेंज नहीं होनी चाहिए। होप सो क्लियर। सेम पॉइंट वापस आ गया, एक्सपेक्टेशंस ऑफ नियर बाय फ्यूचर, फ्यूचर के कोई एक्सपेक्टेशंस करके मत चलो, फिर ही हमारा कंसेप्ट काम को आएगा, ये लॉ काम को आएगा। फ्यूचर का कोई भी अंदाज़ा हमें नहीं लगाना है, ठीक है। अगर हम फ्यूचर के अंदाजे पे चलते गए तो क्या होगा, आज के डिमांड को फ़र्क पड़ेगा, प्राइस तो सेम है। जैसे कि कांदे के बारे में एग्जांपल लिया था, कांदे तो टोमेटोज हमें लग रहा है फ्यूचर में टोमेटो की प्राइस बढ़ने वाली है, मैं आज टोमेटो खरीद के रखूँ तो इससे क्या होगा, आज तो टोमेटो की प्राइस सेम है ना, प्राइस तो उतरी नहीं है फिर भी डिमांड बढ़ गया, यहाँ पे हमारा लॉ कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है। इसलिए हमने अज्यूम कर दिया कि तुम फ्यूचर का कोई अंदाज़ा लगा के नहीं चलोगे, ठीक है। उसके बाद क्या है, नो चेंज इन टेस्ट हैबिट प्रेफरेंस, ये भी पॉइंट वहाँ का डिटरमिनेंट का उठ के आ गया, ठीक है। कोई भी तुम्हारे टेस्ट में, हैबिट्स में, प्रेफरेंसेस में चेंज नहीं होना चाहिए, इट शुड बी द सेम, ठीक है। क्योंकि तुम्हारा टेस्ट अगर चेंज हो गया तो क्या होगा, दूसरी चीज़ जो तुम्हारा टेस्ट अभी है, जो तुम्हें करना है वहाँ पे करना है, मतलब कोई स्वीट्स अगर हो गया, स्वीट्स कोई तुमको खाना है, तुम्हारे प्रेफरेंसेस चेंज हो गए तो दूसरा जो मिठाई है उसका प्राइस तो सेम है, फिर भी डिमांड बढ़ जाएगा। इसलिए लॉ ने पहले ही अज्यूम कर दिया कि बाकी के जो तुम्हारा टेस्ट की चीज़ें है, टेस्ट हो गया, हैबिट्स हो गए, प्रेफरेंसेस हो गए, वो चेंज नहीं हो गए, ठीक है। फिर नो चेंज इन टैक्सेशन पॉलिसी, टैक्सेशन पॉलिसी में ये भी पॉइंट वाकई उठ के आ गया, टैक्सेशन पॉलिसी में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। सेम पॉइंट आप सेम आंसर लर्न कर सकते हो, ठीक है। अजम्पशंस वाला लर्न कर दो, डिटरमिनेंट्स का क्वेश्चन आया तो सेम टू सेम आंसर लगा दो, आंसर 5 मार्क्स मिल जाएगा आपको, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला है, नो चेंज इन टैक्सेशन पॉलिसी, गवर्नमेंट के टैक्सेस में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे कि अगर गवर्नमेंट टैक्सेस बढ़ा दिया
तो इवेंचुअली प्राइस बढ़ जाएगा और डिमांड को प्रॉब्लम आएगा, ठीक है। अभी प्राइस बोलो तो एक्चुअली टैक्स बढ़ रहा है, वो प्राइस ऑफ द गुड्स विल बी द सेम, ठीक है। सो हमने अज्यूम किया कि टैक्सेशन में पॉलिसी में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। सो देयरफॉर इट इज अज्यूम दैट देयर इज नो चेंज इन पॉलिसी ऑफ टैक्सेशन। परफेक्ट, समझा। ये थे हमारे अजम्पशंस। टोटल कितने अजम्पशंस है? 7 अजम्पशंस है। पहला पॉइंट क्या था? तुम्हारा इनकम शुड बी सेम। सेकंड क्या था? पॉपुलेशन चेंज नहीं होना चाहिए, जितना भी पॉपुलेशन है सेम होना चाहिए। थर्ड क्या था? सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइस चेंज नहीं होने चाहिए। और सब्स्टिट्यूट्स के साथ साथ कौन आता है? कॉम्प्लीमेंट्री आता है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के प्राइस भी चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। पहला क्या था? इनकम के बाद क्या था? पॉपुलेशन। फिर क्या है? सब्स्टिट्यूट गुड्स के साथ साथ कौन आता है? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। उसके बाद क्या था? फ्यूचर के बारे में सोच के नहीं चलना। पाँचवें पॉइंट में क्या था? फ्यूचर के बारे में सोच के नहीं चलेंगे, जो है आज। 6वें में क्या था? अपने जो टेस्ट है, प्रेफरेंसेस है, हैबिट्स जो है, वो सब चेंज नहीं होने चाहिए, दैट शुड बी द सेम। एंड लास्ट पॉइंट, टैक्स। तुम्हारे टैक्सेशन पॉलिसी में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट अभी बात करें डिमांड शेड्यूल की। एग्जैक्टली सेम है। प्राइस अगर कम हो गया तो डिमांड बढ़ेगा, प्राइस बढ़ गया तो डिमांड कम। यहाँ पे देखो क्या किया है, प्राइस क्या किया है? प्राइस 50 से 40 पे गया, मतलब क्या? कम हो गया। 40 से 30 पे गया, मतलब क्या? कम हो गया। सो डिमांड के बारे में क्या हो गया? देखो प्राइस यहाँ पे कम होते जा रहे हैं, सी डिमांड 1 2 3 4 5, डिमांड बढ़ते गया। अगर क्वेश्चन एग्जाम में आई, इस बार का मेरे को चांसेस लग रहा है डिमांड के ऊपर क्वेश्चन आएगा आपको कि व्हाट इज डिमांड, एक्सप्लेन इज अजम्पशंस और एक्सेप्शंस, इसके ऊपर आ सकता है या डिटर्मिनेंट्स हो सकता है, ठीक है। 8 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ सकता है। तो वहाँ पे आप एक टाइम मिला तो टेबल भी बना देना है। टेबल बनाना आई डोंट थिंक क्या डिफिकल्ट टास्क है, टेबल भी बनाएंगे अपन, ठीक है। और यहाँ पे जो एक्सप्लेनेशन दिया है टेबल का, इतना ये लर्न नहीं करना है, अपने वर्ड्स में ही आपको लिखना है एक्सप्लेनेशन, ठीक है। वही सब लिखना है। जैसे प्राइस कम हो गया, 50 का 40 हुआ तो हमारा डिमांड 1 से 2 गया। फिर जब 50 से उतरते 10 पे गया तो हमारा डिमांड क्या हुआ? 5 पे आया, डिमांड बढ़ गया। यही सब आपको अपने लैंग्वेज में एक्सप्लेन करना है, ठीक है। डिमांड कर्व के बारे में ऑलरेडी देख चुके हैं हम लोग। डिमांड का सबसे पहले तो बेसिकली याद रखना है, इनवर्स रिलेशनशिप है। डिमांड और प्राइस का कौन सा रिलेशनशिप है? इनवर्स रिलेशनशिप है। यहाँ पे दिया है इनवर्स रिलेशनशिप, इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, इसमें इनवर्स रिलेशनशिप है, याद रखना है आपको, ठीक है। और डिमांड कर्व में क्या है? स्लोप डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है। दैट्स इट, अजम्पशंस हो गए हमारे। अब हम बात करेंगे एक्सेप्शंस के बारे में। कुछ चीज़ें लॉ में एक्सेप्शंस भी आते हैं। लॉ ऑफ डिमांड में कुछ एक्सेप्शंस भी है कि यहाँ पे हमारा लॉ काम नहीं करता है, ठीक है। ड्रॉबैक्स भी बोल सकते हो आप इसको कहीं ना कहीं। सो ये एक्सेप्शंस में हमारे इन केसेस में हमारा लॉ जो है वो काम नहीं करेगा, ठीक है। देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमांड। इट मीन्स द अंडर exceptional circumstances consumer buy more when the price of the commodity rises and buy less when price of the commodity falls. प्राइस बढ़ने पे ज़्यादा खरीद रहे और प्राइस कम होने पे कम खरीद रहे, उल्टा गेम हो गया यहाँ पे। तो इसको हम क्या बोलेंगे? एक्सेप्शन से। ऐसे केस में हमारी डिमांड कब क्या है? स्लोप्स अपवर्ड है। और कहाँ से अपवर्ड है? लेफ्ट टू राइट। स्लोप्स अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट ही है। नॉर्मल केस में डाउनवर्ड है और ये एक्सेप्शन के केस में अपवर्ड है। क्लियर है? बिकॉज प्राइस बढ़ गया तो यहाँ पे डिमांड बढ़ते जा रहे हैं ना, दैट्स द रीज़न। नेक्स्ट अभी बात करेंगे एक्सेप्शंस के बारे में। क्या क्या एक्सेप्शंस है इसके। सबसे पहला पॉइंट आता है गिफन पैराडॉक्स। अभी गिफन पैराडॉक्स क्या है? इंफीरियर गुड्स और लो क्वालिटी गुड्स आर दोज गुड्स which demand does not rise even if the price falls. All times demand decreases when the price of the such commodity fall. At times demand क्या होता है? Decreases when the price of the commodity falls. फिर आप रीड कर लेंगे, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सर रॉबर्ट गिफन नामक इंसान था, उसने एक्सप्लेन किया था। Observed this behavior in England in relation to bread. He noted that when the price of bread declined, people did not buy more because of an increase in real income or purchasing power. They prefer to buy superior goods like meat. अभी इसके एग्जाम्पल के हिसाब से क्या था? जब यहाँ पे लोग ब्रेड वगैरह खाते थे तो ब्रेड का प्राइस जब कम हो गया ना तो उनका परचेसिंग पावर बढ़ गया, पॉकेट में पैसे ज़्यादा थे, तो ब्रेड खरीदने के जगह उन्होंने क्या? मीट खरीदा, चिकन वगैरह मीट खरीदा। इसका एक बेस्ट एग्जांपल आपको रिलेट कर पाएगा, वैसा एग्जांपल लेता हूँ। एफएस का नाम सुना होगा, फैशन स्ट्रीट। फैशन स्ट्रीट में जो कपड़े मिलते हैं तो अलग अलग विविध प्रकार के हैं।
कोई शर्ट है जो 50 रुपीज़ का है, कोई शर्ट है जो 200 का है, ठीक है। अब जो 50 समझो 50 रुपीज़ का शर्ट है, प्राइस तो कम है हमारे पास, 50 रुपीज़ का शर्ट है, प्राइस कम है, और 200 का शर्ट है, प्राइस ज़्यादा है। अब हमारे पॉकेट में अगर पैसे अवेलेबल है 200, तो हम 50 के शर्ट लेंगे क्या? नहीं, हम क्या बोलेंगे, यार अच्छे क्वालिटी का लेते, 200 का तो है, 200 का खरीद लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, वो दूसरे वाले शर्ट का प्राइस कम हुआ, फिर भी लोगों ने खरीदा नहीं, लोग सुपीरियर गुड्स के पास चले गए। अब वो शर्ट का प्राइस कम हो गया, वो 50 रुपीज़ में है, अवेलेबल है, बट लोग खरीद रहे क्या? नहीं, लोग क्या खरीदेंगे? 200 का, समझा? इस कंसेप्ट को हम बोलेंगे गिफिन पैराडॉक्स। फिर पॉइंट आता है प्रेस्टीज गुड्स, ठीक है। प्रेस्टीज गुड्स में क्या है? एक्सपेंसिव गुड्स, जैसे ही गोल्ड हो गया, डायमंड हो गया, इनके प्राइस बढ़ गए ना, तो भी लोग परचेस करते ही है। गोल्ड के प्राइस कहाँ से लेके कहाँ पहुँच गए, फिर भी लोग परचेस कर रहे हैं। सो ये हमारे कौन से गुड्स है? प्रेस्टीज गुड्स बोला जाएगा इसको, ठीक है। एक्सपेंसिव गुड्स लाइक डायमंड, गोल्ड एक्सेट्रा स्टेटस सिंबल है, ये सब क्या स्टेटस सिंबल है। सो रिच पीपल बाय मोर ऑफ इट इवन व्हेन देयर प्राइस इज हाई। रिच पीपल क्या करेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा परचेस करेंगे इवन तो उसका प्राइस हाई। जैसे गोल्ड, डायमंड प्राइस बढ़ गया तो भी लोग ज़्यादा खरीदते हैं, ठीक है। और अगर एग्जांपल इसको प्रेस्टीजियस गुड्स में और लूँ, समझो अभी वॉचेस भी अपन वेस्ट वॉच अलग अलग टाइप के, 1 लाख 1.5 लाख तक के भी वॉच है, 10-10 लाख के भी वॉच है। वॉच का काम क्या है? टाइम दिखाना है, फिर भी लोग 1 लाख 1.5 लाख के वॉच खरीदते हैं। रोलेक्स वगैरह हो गया, रोलेक्स, फिर कैशियो, एडिफिस कैशियो, रोलेक्स वगैरह सब हो गया, लोग परचेस करेंगे। क्यों? उनको मानना है कि ये क्या है? स्टेटस सिंबल है, हमारा क्या है ये? स्टेटस सिंबल। इस वजह से उसके प्राइस कितने भी हाई हो जाए, लोग परचेस करते ही है। इसको हम बोलेंगे प्रेस्टीजियस गुड्स। फिर एक बात करते हैं स्पेक्यूलेशंस। स्पेक्यूलेशंस मतलब क्या? अंदाज लगा के चलना, फ्यूचर का अंदाज लगा के चलते हैं हम लोग। सो लॉ ऑफ डिमांड डज नॉट होल्ड ट्रू व्हेन पीपल एक्सपेक्ट प्राइस टू राइज इन द फर्दर फ्यूचर। अगर हमने सोचा फ्यूचर में जाके प्राइस हाई होने वाले हैं, तो लोग आज से ज़्यादा खरीद लेते हैं एट द सेम प्राइस। तो यहाँ पे हमारा लॉ काम कर रहा है क्या? नहीं। स्पेकुलेशन मतलब क्या? फ्यूचर के बारे में अंदाज़ा लगाना। जब हम फ्यूचर के बारे में अंदाज़ा लगा रहे हैं तो हमारा लॉ यहाँ पे काम नहीं करने वाला है, ठीक है। सेम अगर लोगों को लग रहा है कि प्राइस बढ़ने वाला है, इन दिस केस ऑल्दो द प्राइस है राइज टुडे, आज प्राइस बढ़ गए हैं, फिर भी कंज्यूमर क्या करेंगे? डिमांड मोर इन एंटिसिपेशन ऑफ फ्यूचर राइज इन द प्राइस, ठीक है। जब हमारा एग्जांपल लिया था हमने टोमेटो का, अब इवन दो टोमेटो का प्राइस अभी समझो एग्जांपल चल रहा है, समझो 50 रुपये किलो का टोमेटो था, 50 रुपीज़ के जी का था, वो आज बढ़ के कितना हो गया? 55 रुपीज़ के जी हो गया टोमेटो आज के डेट पे, 50 का हो गया है 55। और हमें अंदाज़ा है, स्पेकुलेशन है, अंदाज़ा है कि ये अगले हफ्ते ना ये 55 का 150 पे जाने वाला है, 150 होने वाला है डायरेक्टली। हम क्या करेंगे? आज ही 3-4 किलो लेके खरीद के रख देंगे घर पे। अब आज तो क्या हुआ है, वो प्राइस तो बढ़ गया, 50 का तो 55 हो गया, पर फिर भी हमने ज़्यादा खरीदा, राइट। तो यहाँ पे हमारा लॉ काम नहीं करेगा, इसीलिए हमने इसको रख दिया एक्सेप्शंस में, ठीक है। जहाँ पे लॉ काम नहीं कर रहा उसको हमने एक्सेप्शंस में डाल दिया है, ये रहे। फिर प्राइस इल्यूजन। कंज्यूमर हैव एन इल्यूजन एट हाई। अभी लोगों को इल्यूजन है, हाँ इल्यूजन है कि महंगा है मतलब अच्छा है, ये इल्यूजन पे लोग चलते हैं मोस्टली, महंगा है मतलब अच्छा है। तो इस वजह से क्या होता है, कभी कभी गुड्स बेटर भी रहेगी, ठीक ठाक भी है, महंगा किया है, लोगों को ये लगता है कि अरे महंगा है मतलब अच्छा रहेगा, तो हम परचेस कर लेंगे। इस वजह से क्या हो गया? प्राइस बढ़ गई है, फिर भी डिमांड बढ़ रही है, डायरेक्ट रिलेशन जा रहे हैं, इसलिए यहाँ पे इसको हमारा ये एक्सेप्शन में जाएगा, प्राइस इल्यूजन। कंज्यूमर हैव एन इल्यूजन दैट हाई प्राइस गुड्स आर ऑफ बेटर क्वालिटी, उनको लगता है कि बेटर क्वालिटी के है, देयरफॉर डिमांड ऑफ सच गुड्स टेंड्स टू इंक्रीज विद द राइज इन द प्राइसेस, इसलिए प्राइस बढ़ गई तो भी लोग खरीदते हैं, ब्रांडेड प्रोडक्ट्स वगैरह से हो गए सब, हर चीज़ें, ठीक है। फिर एक आता है इग्नोरेंस। अब मोस्टली लोगों को नॉलेज नहीं रहता है। जैसे कि एग्जांपल लो, समझो कोई बाहर का इंसान पुणे में आया, ठीक है, दिल्ली नहीं बोल सकते, समझो कहीं का बाहर का इंसान है जो पुणे में आया, या तो आउट ऑफ इंडिया का ही था जो पुणे में आया, और पुणे में आके वो गया है FS में, फैशन स्ट्रीट कैंप, वहाँ का अगर आपको पता होगा तो कुछ भी कोट करेंगे। जैसे कि कोई समझो फॉर एग्जांपल शर्ट है, शर्ट का वो लोग कोट कहाँ से करेंगे? 1500 2000 से कोट करते,
और फिर उसको हमने अगर बार्गेन किया तो उतरते उतरते लोग 200 में भी बेचते। जो शर्ट उन्होंने 1500 कोट किया था 1500 का, वो लड़के आके 200 में भी बेचने तैयार हो जाते हैं। ठीक है, अब समझो जो बाहर का इंसान आया है उसे ये चीज़ पता नहीं है, उसने बोला, अगर समझो सेलर ने बोला 1500, ठीक है 1500, सो व्हाट ही विल डू इज़ कि थोड़ा सा कम करो, जितना हो सके पॉसिबल, ठीक है आप कम से कम 100 तो कम कर दो। क्या करेगा वो, अगर बार्गेन किया भी ज़्यादा से ज़्यादा 100 रुपये कम करेगा, 1400 का, ही विल परचेज द सेम शर्ट इन द प्राइस ऑफ 1400। और इस वजह से क्या होगा, प्राइजेस हाई किया है फिर भी परचेसिंग बढ़ गया, ठीक है, डिमांड बढ़ गया। क्यों, तो वो इग्नोरेंस की वजह से, उन्हें पता नहीं था यहाँ पे क्या है और क्या नहीं, तो इग्नोरेंस की वजह से भी प्राइस बढ़ जाते हैं। तो उसको हमने क्या किया, प्राइस बढ़ने की वजह से भी डिमांड बढ़ जाता है इग्नोरेंस की वजह से, तो इसको हमने रख दिया एक्सेप्शंस में। ठीक है, पीपल बाय मोर ऑफ अ कमोडिटी एट हाई प्राइस, दिस में हैपन व्हेन कंज्यूमर इज इग्नोरेंट अबाउट द प्राइस। अब कंज्यूमर को प्राइस के बारे में कुछ पता नहीं है तब ये चीज़ें होती है। क्लियर है। फिर एक आता है हैबिचुअल गुड्स। हैबिचुअल गुड्स में चाय के बारे में बोला है, चाय का प्राइस कितना ही बढ़ा है लोग पियेंगे। इससे अच्छा एग्जांपल अगर मैं तुमको बेस्ट बोलूँ, सो अल्कोहल, पता है अल्कोहल में गवर्नमेंट ज़्यादा टैक्स लगाते हैं कि लोग, गवर्नमेंट को भी पता है कि इसका प्राइस कितना भी हाइक हुआ फिर भी पीपल विल परचेस। गवर्नमेंट को बहुत अच्छी तरीके से पता है पीपल परचेस करेंगे। सो हैबिचुअल गुड्स मतलब आपको अभी कोई पर्सन को हैबिट है, आपको मतलब कोई पर्सन को हैबिट है अल्कोहल की, इसकी प्राइस बढ़ा भी दिया ना तो भी उसकी डिमांड बढ़ने ही वाली है। ठीक है, आने दे प्राइस कितना ही बढ़ने दो, वो क्या बोलेगा, आने दे। सो यहाँ पे इसको हमने क्या कर दिया, एक्सेप्शन में डाल दिया। हैबिचुअल गुड्स जो भी रहेंगे हमारे, ये हमारे पूरी तरीके से एक्सेप्शन में चले जाएंगे। ठीक है, फिर एक पॉइंट आता है वेरिएशन इन, अब ये हो गया एक्सेप्शन के खत्म हो गए। टोटल 5 पॉइंट्स है। गिफेन पैराडॉक्स सबसे पहला वो एग्जांपल लिया था, फिर प्रेस्टिजियस गुड्स, महंगे गुड्स। थर्ड है स्पेकुलेशंस, फ्यूचर का अंदाज लगाना। फोर्थ पॉइंट है प्राइस इल्यूजन, प्राइस महंगा तो अच्छा, ये प्राइस इल्यूजन। पाँचवा पॉइंट है इग्नोरेंस, पता ही नहीं है कितने का है क्या है। छठवां पॉइंट है हैबिचुअल गुड्स। यार है 6 पॉइंट्स है, लर्न करना गाइस, 6 पॉइंट्स। अब बात करेंगे वेरिएशंस इन डिमांड। वेरिएशंस मतलब क्या, चेंज होना, जैसे कि डिमांड बढ़ना घटना, जिनको हम बोलते हैं वेरिएशन। अब वेरिएशन इन डिमांड में 2 टाइप्स आते हैं, एक है एक्सपांशन ऑफ डिमांड और एक है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। अब एक्सपांशन, इंग्लिश वर्ड है एक्सपांशन। एक्सपांशन मतलब क्या, एक्सपांड होना, पता होगा एक्सपांड होना, वहाँ से वर्ड है एक्सपांशन। सो एक्सपांशन मतलब क्या, डिमांड बढ़ना, एक्सपांड होना। कॉन्ट्रैक्शन मतलब क्या, कॉन्ट्रैक्शन मतलब बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट होना मतलब छोटा होना, तो उसमें क्या होता है, डिमांड कम होता है। ठीक है, सो यहाँ पे आपको क्या बैक ऑफ माइंड में रखना है कि अभी वेरिएशंस इन डिमांड पूछा, वेरिएशंस, अब ये हाई-फाई इंग्लिश वर्ड है वेरिएशंस, हमने जैसे क्लास में डिस्कस किया था। वेरिएशंस मतलब क्या, हाई-फाई इंग्लिश वर्ड है, तो यहाँ पे हाई-फाई वर्ड ही यूज़ करना है, जैसे कि एक्सपांशन ऑफ डिमांड और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, बराबर अलग एक कंसेप्ट है। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ आपको आगे जाकर समझेगा अगर फर्स्ट टाइम लेक्चर देख रहे हो तो। ठीक है, तो वेरिएशन मतलब क्या, हाई-फाई वर्ड है, सो विल यूज एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। Now what do we mean by expansion of demand? Rise in quantity demanded due to fall in its price. सीधा इफेक्ट प्राइस का है, बाकी चीज़ें ये कांस्टेंट है। अदर फैक्टर्स रिमेन्स अनचेंज। कौन से फैक्टर्स, टेस्ट, इनकम, कंज्यूमर साइज वगैरह, पॉपुलेशन वगैरह सारी चीज़ ये कांस्टेंट है। लोगों का टेस्ट भी सेम है, प्रेफरेंस भी सेम है, पॉपुलेशन की साइज भी सेम है, फिर भी डिमांड क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। क्यों, तो उसका प्राइस, डायरेक्ट कनेक्शन विद प्राइस क्या हुआ, घट गया है, इसलिए डिमांड बढ़ गया। इसको हम क्या बोलेंगे, एक्सपांशन। ठीक है, इसका एग्जैक्ट उल्टा कहाँ पे जाता है, कॉन्ट्रैक्शन में। सेम कंसेप्ट है। सी कॉन्ट्रैक्शन में डिमांड क्या होगा, फॉल इन डिमांड ड्यू टू राइज इन द प्राइस अलोन। बस प्राइस के बढ़ने की वजह से हमारा डिमांड कम हो गया है, अगर बाकी की सब चीज़ें कांस्टेंट ही है, तुम्हारा टेस्ट हो गया, प्रेफरेंस हो गया, लाइकिंग डिसलाइकिंग सब चीज़ें सेम है, फिर भी तुम्हारा डिमांड कम हो गया है। क्यों, तो डायरेक्ट प्राइस का इफेक्ट है, प्राइस बढ़ने की वजह से कम हुआ है। क्लियर है। अब इसका ग्राफ देखें। सबसे पहले एक्सपांशन ऑफ डिमांड के बारे में देखो। सी यहाँ पे बॉयज़, ये पी से लेके ये पहले हमारा प्राइस क्या था, ये प्राइस था, हमारा डिमांड क्या था, ये क्वांटिटी डिमांडेड है, बराबर। अब प्राइस जाके उतर के यहाँ पे आ गया P1। ठीक है, डायरेक्ट प्राइस हमारा कम हो गया तो डिमांड क्या हो गया, बढ़ गया। इतना तो क्लियर है। डिमांड से यहाँ से बढ़ के इधर तक आया प्राइस कम होने की वजह से।
सो पहले कौन सा था, इधर डिमांड कर्व बन रहा था और यहाँ पे बन रहा था। सो ये क्या है, डिमांड कर्व दैट इज स्लोपिंग डाउनवर्ड, समझा, डाउनवर्ड स्लोप कर रहा है ये, और कहाँ से, लेफ्ट से लेके राइट में। अभी आप एक्सप्लेनेशन दिया होगा, हाँ, डिमांड मूव्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन द सेम डिमांड कर्व, सी डाउनवर्ड डायरेक्शन द सेम डिमांड कर्व। यहाँ पे डिमांड कर्व चेंज हो रहा है क्या, नहीं, डिमांड कर्व इज द सेम और डाउनवर्ड डायरेक्शन में चेंज हो रहा है। डिमांड कर्व भी चेंज होता है कहाँ पे, इंक्रीज डिक्रीज में, आगे जाके बताऊंगा मैं। एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन में जहाँ पे सीधा प्राइस का संबंध है, यहाँ पे डिमांड कर्व विल बी द सेम, और यहाँ पे क्या, एक्सपांशन में क्या हो रहा है, डाउनवर्ड मूव हो रहा है। फिर कॉन्ट्रैक्शन में क्या होगा, अपवर्ड, दोनों अपोजिट है ना। एक्सपांशन मतलब डिमांड बढ़ना, कॉन्ट्रैक्शन मतलब कम होना, दोनों अपोजिट है। सो अभी एक्सपांशन में नीचे आ रहा है तो कॉन्ट्रैक्शन में ऊपर जाएगा, ठीक है, और डिमांड का विल बी द सेम। लेट्स प्रूव, ये पहले प्राइस थी, क्वांटिटी डिमांडेड ये था, राइट। अब प्राइस बढ़ के इधर चली गई तो क्वांटिटी डिमांडेड कम हो गया, सी कम हो गया। सो पहले मेरा डिमांड कब किधर था, इधर था। अब मेरा डिमांड कब किधर चला गया, ये यहाँ पे चला गया, पहले यहाँ पे था फिर यहाँ पे चला गया, मीन्स से अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं ना, और डिमांड कर्व भी तो सेम है, एक ही लाइन में आया है, दोनों के दोनों पॉइंट एक ही लाइन में है। तो डिमांड कर्व इज द सेम, और कहाँ पे जा रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन ऑफ द सेम डिमांड कर्व। इज दैट क्लियर? ये एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन के बारे में हो गया। फिर अभी बात करेंगे चेंजेस इन डिमांड। अभी एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन में बोला था मैंने, वेरिएशन से डिमांड में हाई फाई वर्ड यूज़ किया था। यहाँ पे चेंजेस इन डिमांड, अभी चेंजेस इन डिमांड एक नॉर्मल वर्ड है, सबको पता है चेंजेस इन डिमांड। सो यहाँ पे क्या आएगा, इंक्रीज इन डिमांड और डिक्रीज इन डिमांड, इंक्रीज और डिक्रीज नॉर्मल है। सो यहाँ पे भी इजी वर्ड आएंगे, चेंजेस इन डिमांड, इजी इंग्लिश वर्ड लेटर है, वर्ड से चेंजेस इन डिमांड, यहाँ पे इजी वर्ड ही यूज़ करेंगे, इंक्रीज डिक्रीज, ये इजी वर्ड है, इंक्रीज बढ़ना, डिक्रीज कम होना। और जहाँ पे इजी वर्ड है यहाँ पे प्राइस का संबंध नहीं है, याद रखना है, जहाँ पे भी इजी वर्ड से वहाँ पर प्राइस का कोई भी संबंध नहीं होगा, ठीक है। मतलब कि किसका संबंध होगा, अदर फैक्टर्स का। प्राइस तो यहाँ पे सेम है पर चेंज क्या हो रहा है, अदर फैक्टर्स, तुम्हारा टेस्ट, प्रेफरेंसेस, लाइकिंग, डिसलाइकिंग, फैशन हो गया, ये सब चीज़ें चेंज हो रही है, इस वजह से डिमांड में फ़र्क आ रहा है। प्राइस एग्जैक्ट सेम है, जितना था उतना है, ठीक है। सो अब इंक्रीज इन डिमांड मतलब क्या, इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू फेवरेबल चेंजेस इन द अदर फैक्टर्स। फेवरेबल मतलब अच्छे चेंजेस हुए, ठीक है, अदर फैक्टर्स में। कौन से अदर फैक्टर, टेस्ट, इनकम ऑफ द कंज्यूमर वगैरह ये सब। और क्या है यहाँ पे मेन पॉइंट है, प्राइस रिमेन सेम, प्राइस क्या है, सेम है। इंक्रीज और डिक्रीज में प्राइस विल बी द सेम, ठीक है। फिर अब बात करेंगे डिमांड कर्व का। यहाँ पे सी द पॉइंट क्या है, डिमांड कर्व शिफ्ट टू द राइट हैंड साइड ऑफ द ओरिजिनल डिमांड कर्व। शिफ्ट हो रहा है, पूरा का पूरा डिमांड कर्व शिफ्ट हो रहा है। अब ये कैसे हम लोग प्रूफ करेंगे, रुको, सी, पहले तुम्हारा प्राइस क्या था, ये था प्राइस, यहाँ पे ये था, तुम्हारा डिमांड ये था, राइट। अब प्राइस सेम है, प्राइस चेंज नहीं होगा, प्राइस यही का यहीं पे रहेगा, पर डिमांड क्या हो गया, बढ़ गया, डिमांड बढ़ गया। सो पहले तुम्हारा पॉइंट कहाँ पे बन रहा था, ये पॉइंट था, ये डिमांड कर्व था डी। अब नया डिमांड कर्व क्या होगा, यहाँ पे ये पॉइंट आ गया, सो ये नया डिमांड कर्व आ गया। तो क्या हुआ, डिमांड कर्व हमारा क्या हुआ, शिफ्ट हो गया राइट साइड के डायरेक्शन में। ये ओरिजिनल डिमांड कर्व था, ये ओरिजिनल डिमांड कर्व है पहले का, नया डिमांड कर्व क्या हो गया, शिफ्ट हो गया राइट साइड में। तो याद रखना है, एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन में डिमांड कर्व शिफ्ट नहीं होता है, सेम डिमांड कर्व रहता है। एक्सपांशन में नीचे आएगा, कॉन्ट्रैक्शन में ऊपर चला जाएगा, ठीक है। और इंक्रीज डिक्रीज में क्या होगा, इंक्रीज और डिक्रीज में डायरेक्टली डिमांड कर्व शिफ्ट हो जाता है। अभी यहाँ पे क्या हो गया, राइट साइड को शिफ्ट हुआ है, ठीक है, ओरिजिनल डिमांड कर्व से। फिर बात करेंगे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड कर्व, डिक्रीज, डिक्रीज इन डिमांड, इजी वर्ड्स में थे हम लोग, डिक्रीज इन डिमांड। डिक्रीज इन डिमांड में क्या होगा, सेम कंसेप्ट है, डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड, डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू अनफेवरेबल, मतलब बुरे चीज़ें, अनफेवरेबल चेंजेस इन अदर फैक्टर्स लाइक टेस्ट वगैरह, तुम्हारा कुछ हो गया, कोई अनफेवरेबल चेंजेस है। एंड द मेन पॉइंट इज प्राइस रिमेन्स द कांस्टेंट, द प्राइस इज कांस्टेंट, प्राइस इज नॉट चेंजिंग, द चेंजिंग फैक्टर्स आर अदर फैक्टर्स लाइक योर टेस्ट, योर प्रेफरेंसेस, योर हैबिट्स, योर फैशन, एवरीथिंग इज चेंजिंग एंड द प्राइस इज द सेम, प्राइस इज कांस्टेंट, क्लियर है। सो यहाँ पे डिमांड कर्व के बारे में क्या होगा, डिमांड कर्व शिफ्ट्स लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द ओरिजिनल डिमांड कर्व। इंक्रीज मतलब पॉजिटिव है तो राइट साइड, ठीक है,
डिक्रीज नेगेटिव है लेफ्ट साइड, फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह में पूछ सकते हैं, क्वेश्चन है तो भी आपको आंसर करना आना चाहिए, ठीक है। इंक्रीज पॉजिटिव है राइट साइड में शिफ्ट हो रहा है, डिक्रीज नेगेटिव है लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। लेट्स प्रूव। सी ये प्राइस पे मेरे डिमांड कितना था, इतना था, ज़्यादा डिमांड था, फिर कुछ अनफेवरेबल चेंजेस हो गए तो डिमांड हमारा क्या हो गया, यही प्राइस पे इधर डिमांड आ गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले का कर्व इधर था और नया कर्व किधर तैयार हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है। सो इट सीम्स हमारा डिमांड कर्व जो है शिफ्ट हो गया, यहाँ से लेके इधर तक शिफ्ट हो गया लेफ्ट साइड में, ये लेफ्ट साइड में शिफ्ट होगा डिमांड कर्व। हाँ दैट्स इट, चैप्टर 3A कंप्लीट है, 1 घंटा ही हुआ है, एग्जैक्ट 60 मिनट्स हुए हैं, पूरा 3A चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। इज दैट क्लियर? सो होप्स आपको चैप्टर समझा होगा। इट वॉज अ मैराथन रिविजन और लास्ट के जो पॉइंट्स थे बेसिकली इतना याद रखना है आपको, डिमांड क्या है क्या नहीं है, लॉ ऑफ डिमांड लर्न करना है, एक्सेप्शन असम्पशंस डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, ये सब चीज़ आपको लर्न करना है। दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट चैप्टर, इसका वेटेज भी अच्छा खासा है, अप्रॉक्स 12 मार्क्स के आसपास ये चैप्टर है, 12 मार्क्स का चैप्टर है, ठीक है। स्ट्रैटेजी मैं ऑलरेडी क्लासेस में आपको बता चुका हूँ कि व्हाट स्ट्रैटेजी यू नीड टू यूज़, ठीक है। फर्स्ट 5 चैप्टर शुड बी कम्प्लीटली थरली रिवाइज्ड, प्रॉपरली लर्नड, और हर एक पॉइंट आपको लर्न करना है स्टार्टिंग के 5 चैप्टर्स में, ठीक है। बाकी के चैप्टर्स में आई विल गिव यू द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उतना ही किया तो बस है, ठीक है, क्लियर है। लास्ट के जो 4 पॉइंट्स थे, वेरिएशंस इन डिमांड और चेंजेस इन डिमांड। वेरिएशन क्या है, हाई फाई वर्ड है तो हाई फाई लैंग्वेज यूज़ करेंगे, एक्सपांशन इन डिमांड, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, और फिर बाद में क्या है, चेंजेस इन डिमांड। चेंजेस इन डिमांड एक ईजी वर्ड है तो ईजी वर्ड्स यूज़ करेंगे, इंक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज इन डिमांड, ठीक है। और जहाँ पे हाई फाई वर्ड्स है वहाँ पे प्राइस का संबंध है, और जहाँ पे नॉर्मल वर्ड्स है वहाँ पे प्राइस का कुछ संबंध नहीं है, अदर फैक्टर्स का संबंध है, ठीक है। होप सो ये लेक्चर आपको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत भी बेनिफिशियल रहा होगा। सो थैंक यू गाइस, करो पढ़ाई करो, एग्जाम्स आर नियर बाय, ओके, पढ़ाई रुकाना मत, ओके, थैंक यू, बाय बाय। नेक्स्ट लेक्चर आएगा जल्दी ही, डाल दूंगा मैं चैप्टर 3B पे, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड चैप्टर है उसके ऊपर लेक्चर डाल दूंगा, ओके, बाय बाय।